हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक उसका, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिएशन। इसके पहले का टॉपिक 3 चैलेंजेस वो हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 में उसको पढ़ चुके हैं। सो आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो उसके भी वीडियोस मैं जल्दी ही अपने चैनल पर ले आऊँगी। सो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ आएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं इस टॉपिक को, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिएशन। इस चैप्टर में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, 3 चुनौतियों के बारे में, और उनमें से एक चुनौती को हम लोग इस चैप्टर में डिटेल्ड पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिएशन। पार्टीशन मतलब विभाजन, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और रिहेबिलिएशन मतलब पुनर्वास। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी इस टॉपिक को देखेंगे, इसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि इसमें आखिर है क्या। सो उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा। सो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसके ऊपर 2 पेजों में कुछ दिया हुआ है, कुछ पोइम्स दिए हुए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। पोइम हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बट जान लेते हैं आखिर वो दिया क्या हुआ है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, समझ गए ना। तो कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एक ये पेज है, द डॉन ऑफ फ्रीडम, यानी सुबह आज़ादी। ठीक है, इसको लिखा है फैज़ अहमद फैज़ ने। ये है मिस्टर फैज़ अहमद फैज़, और इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ये सब चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। और इसके नीचे देख सकते हैं आप लोग, मोहम्मद अली जिन्नाह के द्वारा कहा गया कुछ लिखा हुआ है। ये मैं आप लोग को पढ़ के बता देती हूँ इसका हिंदी मीनिंग कि आखिर है क्या। और ये हैं मिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह थे। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट एंड इन कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज एंगुलरिटीज ऑफ द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, द हिंदू कम्युनिटी एंड द मुस्लिम कम्युनिटी, because even as regards Muslim you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on, and among the Hindus you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris, also Bengalis, Madrasis and so on will vanish। तो ये कह रहे हैं हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, क्षत्रिय तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, You are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपने मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। You may belong to any religion or caste or creed, that has nothing to do with the business of the state। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। तो ये मोहम्मद अली जिन्नाह, प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान एट कराची 11 अगस्त 1947। तो 11 अगस्त 1947 में कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये कहा था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें एक पेपर का कटआउट है और यहाँ पे एक और पोएम दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ है अमृता प्रीतम के द्वारा। इनके बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये है अमृता प्रीतम, इनके बारे में जानकारी यहाँ दी हुई है। नीचे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई कुछ चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी हु आर सो लार्ज इन नंबर्स दैट दे कैनॉट इवन इफ दे वांट गो एनीवेयर एल्स। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहें तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। दिस इज़ अ बेसिक फैक्ट अबाउट विच देयर कैन बी नो आर्गूमेंट। यह एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। वट एवर द प्रोवोकेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड वट एवर द इंडिग्निटीज एंड हॉरर्स इन्फ्लिक्टेड ऑन नॉन मुस्लिम्स देयर, वी हैव गॉट टू डील विद दिस माइनॉरिटी इन अ सिविलाइज्ड मैनर।
पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे या वहाँ के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घुट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। इफ़ वी फेल टू डू सो, वी शैल हैव अ फेस्टरिंग सोर विच विल इवेंचुअली पॉइजन द होल बॉडी पॉलिटिक एंड प्रोबेबली डिस्ट्रॉय इट। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर दे। तो ये जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्रियों को एक पत्र में लिखे थे 15 अक्टूबर 1947। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना आगे का। ये हमारा टॉपिक पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिएशन। इसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग इसके सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फटाफट से अब शुरू करते हैं बिना देरी किए। मैंने इसका मतलब आप लोग को बता ही दिया है, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। ऑन द 14 to 15 अगस्त 1947 नॉट वन बट टू नेशन स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। The drawing of the border demarcating the territory of each country marked the culmination of political developments that you have read about in the history textbooks. आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। According to the two-nation theory advanced by the Muslim League, India consisted of not one but two people, हिंदू एंड मुस्लिम। तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। दैट इज़ वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s, द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रोल लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सब टॉपिक प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। ये हमारा सब टॉपिक प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, जानते हैं इसमें है क्या। Thus it was decided that, पहले तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन मतलब होता है विभाजन की प्रक्रिया। Thus it was decided that what was till then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement. यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। It was decided to follow the principle of religious majorities. तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। This basically means that areas where the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan. The rest was to stay with India. इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। The idea might appear simple, but it presented all kinds of difficulties. यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती थी लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थीं। First of all, there was no single belt of Muslim majority areas in British India. पहली बात तो यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे। तो जैसे हमारा ये इंडिया हो गया, बहुत ही घटिया सा मैप बन रहा है, सॉरी। तो इस हिस्से में एंड इस हिस्से में मुस्लिम कम्युनिटीज़ ज़्यादा थी
और ये कोई सीधा सीधा हिस्सा नहीं था, ऐसे तो 2 भागों में बंट जा रहा था जहाँ पे ज़्यादा थी मुस्लिम कम्युनिटीज़। अगर सीधे सीधे होता तो शायद इतने को बना दिया जाता पाकिस्तान और बाकी रह जाता इंडिया। तो ये प्रॉब्लम सामने खड़ी हो गई थी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। देयर वर 2 एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे 2 इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइज 2 टेरिटरीज। तो ऐसे में कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। तो इसे देखते हुए फैसला किया गया कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। और इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफर खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड नोन एज द फ्रंटियर गांधी, वाज स्टॉन्चली अपोज टू द 2 नेशन थ्योरी। खान अब्दुल गफर खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवादित नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। इवेंचुअली हिज वॉइस वाज सिंपली इग्नोर्ड एंड द NWFP वाज मेड टू मर्ज विथ पाकिस्तान। संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। द थर्ड प्रॉब्लम वॉज दैट 2 of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal had very large areas where the non-Muslim were in majority. तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। Eventually, it was decided that these 2 provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district or even lower level. ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इट मीन दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वेयर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। तो ऐसे में इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह नहीं पता था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। द पार्टीशन ऑफ दिस 2 प्रोविंसेस कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। और पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। दिस वॉज रिलेटेड टू द 4th एंड द मोस्ट इंट्रैक्टेबल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन। इस समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। लाख्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द एरियाज दैट वर नाउ इन पाकिस्तान एंड एन इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन द इंडिया साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल एंड टू सम एक्सटेंट दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड। तो जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल में भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुस्लिमों की बड़ी आबादी थी और ये सब लोग एक तरह से सांसत में थे। They were to discover that they were undesirable aliens in their own home in the land where they and their ancestors had lived for centuries. इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए थे। As soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy targets of attack. और जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। No one had any plans for handling this. Initially, the people and political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon. और इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास भी कोई भी योजना नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं, बहुत कम टाइम के लिए हैं और जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा, काबू में ला दिया जाएगा।
बट वेरी सून द वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन बड़ी जल्दी ही हिंसा नियंत्रण से बाहर चली गई। द माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स ऑफन एट फ्यू आवर्स नोटिस। अब दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ता था। अब हम लोग इसका सेकंड सब टॉपिक पढ़ लेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें है क्या, यानी कि विभाजन के परिणाम। The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known. सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था और मानव इतिहास में अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरों में से यह एक था। There were killings and atrocities on both sides of the border. In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of other community. धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। Cities like लाहौर, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये मैं आप लोग को बता देती हूँ क्या। ए ट्रेन फुल ऑफ रेफ्यूजीज इन 1947। तो ये शरणार्थियों से भरी एक ट्रेन है। जब लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, इंडिया से पाकिस्तान, जो अल्पसंख्यक थे, तो देखिए कैसे लोग ट्रेनों पे चढ़ के कितनी खतरनाक है ये, उसमें भी लोग कैसे भी आ रहे थे क्योंकि उनके लिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। Cities like Lahore and Amritsar and Kolkata became divided into communal zones. लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग इनटू एन एरिया वेयर मेनली हिंदूज और सिख्स लिव्ड। तो जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। सिमिलरली द हिंदूज एंड सिख्स स्टेड अवे फ्रॉम द एरियाज ऑफ मुस्लिम प्रेडोमिनेंस। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। Forced to abandon their homes and move across borders, people went through immense sufferings. लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बहुत बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। Minorities on both sides of the border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps. दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। They often found unhelpful local administration and police in what was till recently their own country. कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। They traveled to the other side of the new border by all sort of means, often by foot. अक्सर लोगों को सीमा की दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना ही था और अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वेयर ऑफन अटैक्ड, किल्ड और रेप्ड। अक्सर सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया जाता था। Thousands of women were abducted on both sides of the border. They were made to convert to the religion of the abductor and were forced into marriage. और मतलब सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया जाता था, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ता था। इन मेनी केसेस वुमेन वेयर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। और कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। मेनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। Those who did manage to cross the border found that they had no home. और जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो चुके हैं, उनका कोई घर नहीं है। For lakhs of these refugees, the country's freedom meant life in refugee camps for months and sometime for years. इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी काटना। तो हमें कितना आसान लगता है सुनने में कि अरे हाँ 15 अगस्त 1947 को हमारा कंट्री आज़ाद हो गया, क्या हुआ होगा, मतलब ऐसे पार्टीशन हुआ, आज़ाद हो गया। लेकिन पढ़ते हैं ना तब पता चलता है कि कितना लोगों ने कितना कुछ झेला उस समय पे।
Writers, poets, and filmmakers in India and Pakistan have expressed the ruthlessness of killings and the sufferings of displacement and violence in their novels, short stories, poems, and films. भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया, विस्थापन और हिंसा से पैदा हुए दुखों को अभिव्यक्ति दी। अभी यहाँ पे बगल में एक फ़ोटो दिया हुआ है गांधी जी को, आप लोग पहचान ही पा रहे होंगे। और ये है गांधी इन नौखाली, नाउ इन बांग्लादेश। तो नोआखाली में की यात्रा पर थे गांधी जी 1947, उसी टाइम का ये फ़ोटो है जो कि अब बांग्लादेश में है। While recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that the survivors themselves used to describe partition as a division of herds. तो विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते थे। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। द पार्टीशन वॉज नॉट मियरली अ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स और अ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। What also got divided were the financial assets and things like tables, chairs, typewriters, paper clips, books and also musical instruments of the police band. इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। The employees of the government and the railways were also divided. सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। Above all, it was a violent separation of communities who had hitherto lived together as neighbors. अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। It is estimated that the partition forced about 80 lakh people to migrate across the new border. Between 5 to 10 lakh people were killed in partition-related violence. तो अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई। बगल में एक आप लोग देख सकते हैं गर्म हवा करके दिया हुआ है, एक फ़िल्म है, ये फ़िल्म का नाम है और इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। नीचे दिया हुआ है 1973 में ये फ़िल्म बनी थी। इसके निर्देशक थे MS सत्यू और इसकी मतलब जो स्क्रीन प्ले किए थे कैफ़ी आज़मी ने। अभिनय में थे बलराज साहनी और जलाल आगा, फारूक शेख और गीता सिद्धार्थ। और ये फ़िल्म बनी थी इसी से रिलेटेड, ये क्या कहते हैं, डिवीज़न से रिलेटेड, पार्टीशन से। तो आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको अभी नहीं पढ़ाऊँगी और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा है, इससे आप लोग को थोड़ी समझने में आसानी होगी। और चाहें तो आप लोग ये फिल्म भी देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे पैरा की तरफ। Beyond the administrative concerns and financial strains, however, the partition posed another deeper issue. प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। The leaders of the Indian national struggle did not believe in the two-nation theory. भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। And yet partition on religious basis had taken place. बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ ही था। Did that make India a Hindu nation automatically? तो क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? Even after large scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted for 12% of the total population in 1951. विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। So how would the government of India treat its Muslim citizen and other religious minorities, Sikhs, Christians, Jains, Buddhists, Parsis and Jews? तो ऐसे में यह सवाल था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। द पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सीवियर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। There were competing political interests behind these conflicts.
कन्फ्लिक्ट्स। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन कॉलोनियल इंडिया। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। इट वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ द डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम नेशन। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थे। Similarly, there were organizations which were trying to organize the Hindus in order to turn India into a Hindu nation. और ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। But most leaders of the national movement believed that India must treat persons of all religions equally and that India should not be a country that gave superior status to adherents of one faith and inferior to those who practiced another religion. तो बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों और दूसरे धर्मावलंबियों को मतलब प्रधानता दी जाए, उन दोनों के बीच कोई भी भेदभाव किया जाए या किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाए। ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। बीइंग रिलीजियस और अ बिलीवर वुड नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप। दे चेराइज्ड देयरफॉर द आइडियल ऑफ सेक्युलर नेशन। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्म में निरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। दिस आइडियल वॉज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। सो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहूँगी और ये ख़त्म हो भी गया। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और यहाँ पे येलो बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगी बिकॉज अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और यहाँ पे महात्मा गांधी का सेक्रीफाइस से ये भी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़वा दूंगी। सो उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।